चैप्टर 31 सिकंदर। अक्षत काशी को लेके निकल जाता है और राणा जी पीछे बचे आदमियों का हिसाब करने लगते हैं। अक्षत काशी को अपनी गोद में ही उठाए बाहर आता है और अपनी कार में बैठ के निकल जाता है। कार में पूरे रास्ते काशी उसके सीने से लगी सिसकती रहती है। अक्षत बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था, ये सोच के कहीं वो काशी को हट न कर दे। कुछ देर में उसकी कार एयरपोर्ट के बाहर रुकती है और वो काशी को ऐसे ही लेके अपने जेट में चला जाता है और राजस्थान के लिए उड़ान भर लेता है। राणा जी भी उन लोगों की पैकिंग राजस्थान के लिए कर देते हैं और खुद भी निकल जाते हैं और सुमन के भाई की हवेली को ब्लास्ट कर दिया जाता है। कुछ ही देर में अक्षत का जेट राजस्थान में लैंड कर जाता है। अक्षत काशी के साथ राठौड़ हवेली के लिए निकल जाता है। अब तक दिन निकल चुका था और सूरज ने अपनी रोशनी सब और बिखेर दी थी। कुछ ही देर में उसकी कार राठौड़ हवेली के बाहर रुकती है। राणा जी ने सबको काशी के मिलने की खबर दे दी थी, इसलिए सब उनका ही इंतजार कर रहे थे। अक्षत काशी को गोद में ही लिए बाहर निकलता है और अंदर बढ़ जाता है। इन सब से काशी बुरी तरह डर चुकी थी, इसलिए वो अब एक सेकंड के लिए भी अक्षत से दूर नहीं हो रही थी। उसे कोई परवाह भी नहीं थी कि सब उसे देख रहे हैं। सब लोग हॉल में ही उनका वेट कर रहे थे। काशी को ठीक देख के सब चैन की सांस लेते हैं। काशी को देखते ही सिया उसकी तरफ जाती है कि अक्षत का दो टूक जवाब सुन के वही रुक जाती है। ये बिल्कुल ठीक है, इसे अभी रेस्ट की जरूरत है, आप सब बाद में मिल लीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत का जवाब सुन के सिया अबीर को सुनाते हुए बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीजू इतने खड़ूस होंगे, लेकिन क्या करे जब जीन्स ही ऐसे है। सिया ने ये सब अबीर को देखते हुए बोला था और ये सुनते ही अबीर का मुंह बन गया। कान चाहे कोई करे, ये लड़की उसको ही सुनाती है। वो कुछ कहने को मुंह खोलता ही है कि दादाजी की जलती हुई निगाहें देख के वही रुक जाता है और सिया को खुन्नस से घूरने लगता है। वही इन सब से उलट सिया अपनी पेट पूजा के लिए निकल जाती है, क्योंकि काशी की फिक्र में उसने अच्छे से खाना भी नहीं खाया था, तो अब कल की कसर भी तो निकालनी थी। ऊपर से अबीर से लड़ने में एनर्जी भी तो जाती है उसकी, तो वो भी तो लानी है। सब लोग नाश्ते के लिए चले जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। वही अक्षत काशी को अपने रूम में लिए आता है और उसे सीधा बाथरूम में ले जाता है। अक्षत काशी को शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शॉवर ऑन कर देता है। उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था कि वो शेख काशी को छूने वाला था। ऊपर से सुमन ने भी उसे छुआ था। ये सब याद आते ही उसका दिमाग, जो थोड़ी देर पहले कुछ शांत हुआ था, वो फिर से उबलने लगता है। वो काशी को पलट देता है और उसके बालों को साइड करके उसकी साड़ी की पिन निकाल देता है। अक्षत के छूते ही काशी की पूरी बॉडी में कट आ जाता है। वो दोनों हाथों से खुद को कवर करने लगती है। वही अक्षत को तो गुस्से में कुछ होश ही नहीं था। वो गुस्से से उसके ब्लाउज को भी फाड़ के निकाल देता है और उसे साफ करने लगता है, जैसे उस पे कोई गंदगी लग गई हो। काशी अक्षत के गुस्से को देख के रोने लगती है, लेकिन अक्षत तो जैसे होश में ही नहीं था। वो अपना हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाता है और अपनी लंबी उंगलियों से छूते हुए काशी की कमर में बंधे कमरबंद को निकाल देता है। फिर आगे बढ़ के उसकी साड़ी की प्लेट्स को निकाल के उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसे अच्छे से साफ करने लगता है। अक्षत गुस्से में काशी को बहुत बुरी तरह साफ कर रहा था, जिससे काशी को दर्द होने लगा था, लेकिन उसके मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। करीब 1 घंटे के बाद वो काशी को बाथरोब में लपेटे बाहर आता है और उसे बेड पे बैठा देता है। काशी की पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी और उसे थोड़ा दर्द भी हो रहा था। ऊपर से उसे चोट भी लगी थी कमर में। अक्षत काशी के कपड़े लेके आता है और उसे कपड़े पहना के उसको ऑइंटमेंट लगा देता है और फिर खुद शावर लेने चला जाता है। कुछ देर में वो कमर पे टॉवल लपेटे बाहर आता है तो काशी पिलो में मुंह दबाए रो रही थी। काशी का रोना देख के अक्षत का पारा फिर से हाई होने लगता है। वो लंबे कदमों से उसके पास जाता है और दांत पिसते हुए बोलता है, तुम रो क्यों रही हो। काशी अक्षत की डरवानी आवाज सुन के और भी ज्यादा रोने लगती है। वो डर से पीछे खिसकने लगती है। अक्षत की आंखें काशी को खुद से दूर जाते देख छोटी हो जाती है। वो काशी का पैर पकड़ के उसे अपने पास खींच लेता है। काशी उसके सीने से लग जाती है, लेकिन उसका रोना अभी भी बंद नहीं हुआ था। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। अक्षत गुस्से से उसका जबड़ा पकड़ के उसे खुद की तरफ देखने को मजबूर करता है और गुस्से से बोलता है, मुझे इग्नोर करने की सजा जानती हो ना, फिर क्यों कर रही हो। जानती हो ना कि मैं न तुम्हारे आंसू देख सकता हूँ और ना ही तुम्हारा इग्नोर करना बर्दाश्त कर सकता हूँ, फिर क्यों कर रही हो। क्या हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, लेकिन तुम्हें मैंने आंसू बहाने का कोई हक नहीं दिया।
अगर तुम्हारे आंसू निकलेंगे तो उसकी वजह सिर्फ मैं होऊंगा और कोई नहीं। समझी? उद्धरण चिन्ह। काशी सिसकते हुए उसे बोलती है, इनकी वजह भी आप ही है। वो लोग भी मुझे दर्द दे रहे थे और आप भी। क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है? आप शैतान हैं और मैं एक शैतान के पास नहीं रह सकती। खुद से दूर जाने की बात सुन के अक्षत आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। वो काशी की कमर को कस के दबा देता है। काशी को पहले ही कमर में चोट लगी थी और अक्षत की हरकत से उसे और भी दर्द होने लगता है और उसकी आह निकल जाती है। अक्षत का चेहरा काला पड़ने लगता है। वो काशी के बालों में हाथ डाल के उसका चेहरा थोड़ा ऊपर करके बोलता है, मैं शैतान था, शैतान हूँ और शैतान ही रहूंगा। कभी किसी के लिए नहीं बदलूंगा। और तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ रहने की आदत डाल लो। क्योंकि तुम्हारी मर्जी हो या ना हो तुम्हें रहना तो यही पड़ेगा, वो भी हमेशा के लिए मेरी बन के। और रही बात मेरी हरकत की, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे अलावा तुम्हें हाथ लगाए, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी और उसका इस दुनिया में भी आखिरी दिन। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मैंने तुम्हारे आसपास भी अगर किसी को देख लिया तो जिंदा गाड़ दूंगा उसे, और तुम भी सजा के लिए रेडी रहना। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपनी बात खत्म करके काशी को बेड पे धक्का दे देता है और उसका कुर्ता हटा के फिर से आए ब्लड को साफ करके उसके घाव पे ऑइंटमेंट लगा देता है और खुद रेडी होने चला जाता है। कुछ देर में वो रेडी होके आता है, तब तक उन दोनों का नाश्ता भी आ चुका था। अक्षत काशी को नाश्ता करवा के दवाई देके सुला देता है और खुद हवेली से बाहर चला जाता है। अक्षत फिर से अपने डाक ओरा में वापस आ जाता है। कुछ ही देर में उसकी कार उसके फार्म हाउस पे रुकती है और अक्षत एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अंदर जाता है। उसके आते ही सारे गार्ड्स सिर झुका के खड़े हो जाते हैं। अक्षत बेसमेंट में जाता है तो वहां शेख और उसके लोगों के साथ सुमन को भी रखा गया था। अक्षत एक जलती हुई निगाह उन पे डालता है और राणा जी को ऑर्डर देता है, वेयर इज सिकंदर? बुवालिए उसे। उद्धरण चिन्ह। राणा जी जवाब देते हैं, हुकुम सा, सिकंदर अपनी ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, अब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो आप बुला लीजिए उन्हें, क्योंकि वो आपके अलावा और किसी की सुनता नहीं है। ये बोल के राणा जी अपना फोन स्पीकर पे डाल के अक्षत के आगे कर देते हैं। अक्षत बिना इमोशन के बोलता है, सिकंदर कम हियर, आई एम वेटिंग। सामने से कोई आवाज नहीं आती और राणा जी कॉल कट कर देते हैं क्योंकि सब शायद जवाब जानते थे। कुछ ही देर में वहां एक बाज की आवाज आने लगती है। सब लोग डोर की तरफ देखते हैं तो एक ब्यूटीफुल बाज पूरी स्पीड से अंदर आता है। उसकी आवाज सुनते ही अक्षत अपना हाथ आगे कर देता है और वो बाज आके अक्षत के हाथ पे बैठ जाता है। उसको देखते ही सब रिस्पेक्ट के साथ अपना सिर झुका देते हैं। अक्षत प्यार से उसके सिर पे अपनी उंगलियां घुमाता है और वो बाज यानी सिकंदर भी रिस्पेक्ट में अपना सिर झुका देता है, मानो उसे ग्रीट कर रहा हो। अक्षत सिकंदर को बोलता है, सिकंदर माय बॉय, इन लोगों ने तुम्हारी मॉम पे बुरी नजर डालने की हिम्मत की है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत ने इतना ही बोला था कि सिकंदर एक तीखी नजर उन सब पे डालता है और उसकी आगे की बात सुने बिना ही उन पे हमला कर देता है। सिकंदर अपनी चोंच और पंजों से उन पे वार करने लगता है। सिकंदर के पंजों में कुछ नुकीली चीज बंधी हुई थी, इसलिए उसके जरा सा छूते ही उनकी बॉडी से खून निकलने लगता है और मुंह से चीखे। सिकंदर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उन सब की आंखें निकाल चुका था। वहां जितने भी गार्ड्स थे, यहाँ तक कि राणा जी की भी हालत खराब हो रही थी उनको देख के। लेकिन अक्षत बिना भाव के उनको देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो उसे कितना सुकून मिल रहा हो। अक्षत सिकंदर को रुकने के ऑर्डर्स देता है और वो भी उसके ऑर्डर्स मान के उसके कंधे पे आके बैठ जाता है। अक्षत अपनी चेयर से उठता है और राणा जी को इशारा करता है। राणा जी गार्ड्स के साथ उन लोगों को लेके फार्म हाउस के बैकयार्ड में ले जाते हैं, जहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तेल उबाला जा रहा था। अक्षत अप्रेन पहन के आता है और एक एक कर उन सब लोगों को उस खोलते तेल में डाल दिया जाता है। अक्षत एक बड़ा सा कलचा लेके उनको भूनने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में उनकी चीखें हमेशा के लिए शांत हो जाती है और उनकी हालत देख अक्षत एक टेढ़ी स्माइल करता है और अपने कंधे पे बैठे सिकंदर को मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या आपको ये पसंद आया? सिकंदर भी ऐसे सिर हिलाता है मानो ये उसका फेवरेट काम हो। उसके बाद अक्षत और सिकंदर वहां से निकल जाते हैं और साथ ही राणा जी भी। CH-32 राणा जी की तबीयत खराब और वो शक्ति कपूर है। अक्षत सुमन, शेख और उसके आदमियों को मौत के घाट उतार के सिकंदर के साथ वहां से निकल जाता है। सिकंदर को वो राठौड़ हवेली भेज देता है और खुद राणा जी के साथ अपने ऑफिस चला जाता है। अक्षत अपने केबिन में आता है और अपनी चेयर पे बैठ के कुछ सोचने लगता है। राणा जी चुपचाप सिर झुका के खड़े रहते हैं।
उनको पता था कि उन्होंने कुछ बोला और इनकी शामत आई, इसलिए जब तक उनसे होता था वो चुप ही रहते थे। लेकिन कई बार उनका चुप रहना भी उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देता था, जैसे आज उनके साथ होने वाला था। राणा जी सिर झुका के खड़े थे, वो अक्षत की ओर देख ही नहीं रहे थे, जबकि अक्षत उनको अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। अक्षत उनको घूरते हुए बोलता है, राणा जी क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपके बोलने के लिए पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के लाऊं? राणा जी उसकी बात सुन के झेप जाते हैं और ना में सिर हिला देते हैं। तो फिर मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हैं? कुछ बोलेंगे कि वो गार्ड्स किसके थे, पता चला कुछ? अक्षत गुस्से से बोलता है। राणा जी अपना सलाइवा निगलते हुए बोलते हैं, हुकुम सा उनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी ही पता कर लूंगा कि वो किसके आदमी है। बस थोड़ा टाइम लगेगा। उद्धरण चिन्ह। राणा जी सब एक ही सांस में बोल के चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसके डेढ़ हुकुम सा को शायद उसका जवाब रत्ती भर भी पसंद नहीं आया था और उसके हुकुम सा उसकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बदलने को तैयार थे। राणा जी अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोलते हैं, वो हुकुम सा बहुत जोरों से आई है, क्या मैं जाऊं? मैं चला ही जाता हूँ, वरना कहीं यही न झोल हो जाए। राणा जी अपनी जान बचाते हुए रफा दफा हो लेते हैं और अक्षत अपने काम में लग जाता है। अबीर भी ऑफिस आ चुका था और फाइलों में घुसा हुआ था। वही मध्य प्रदेश में एक शानदार हवेली के अंदर एक एजेड इंसान सोफे पे राजा की तरह बैठा था और एक हाथ में सिगार लिए अपनी खतरनाक आंखों से सामने खड़े इंसान को घूर रहा था। उसके सामने और कोई नहीं, वो मास्क मैन ही खड़ा था। वो आदमी अपने सिगार को पीते हुए सामने खड़े मास्क मैन को बोलता है, यकीन नहीं होता कि तुम में मेरा ही खून है। इतना घटिया प्लान, शर्म आ रही है आज तुम्हें अपना बेटा बोलते हुए। कभी तुम मेरा गुरूर थे और आज एक लड़की को नहीं संभाल पाए तुम। जानते हो ना वो लड़की हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर वो नहीं मिली तो सब चौपट हो जाएगा। मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ऊपर से तुमने उसे उसके पास भेज दिया। जानते हो ना अगर उसका सच हुकुम सा को पता चल गया तो क्या होगा? मास्क मैन सिर झुकाए बोलता है, डैड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो उसे राजस्थान से ही दूर कर दिया था, फिर पता नहीं वो कैसे उस तक पहुंच गई। पर आप फिक्र मत कीजिए, अभी उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है और मैं बहुत जल्दी उसे वहां से ले आऊंगा और उसे हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। फिर कभी उसकी परछाई तक भी वो नहीं पहुंच पाएगा। बस मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए आप। बहुत जल्द वो आपके कदमों में होगी। ऐसा ही होना चाहिए, वरना तो तुम जानते ही हो ना कि अगर वो नहीं मिली तो क्या होगा। वो आदमी रोब से बोलता है और वहां से उठ के चला जाता है। उनके जाते ही वो मास्क मैन एक चैन की सांस लेता है और अपना फोन निकाल के किसी को कॉल करता है। सामने वाले के कॉल अटेंड करते ही मास्क मैन पूछता है, कुछ पता चला कहाँ है वो? सामने से उसका आदमी उसे वो सब बता देता है जो उसे पता चला था कि अक्षत को काशी मिल चुकी है और उसने उन लोगों की क्या हालत कर दी है। मैं परसों तक वहां आ जाऊंगा, नजर रखो तब तक उस पे। मास्क मैन जवाब देता है और कॉल कट कर देता है। राणा जी पूरे दिन अक्षत को दर्शन नहीं देते और इधर उधर छुपते घूमते हैं, बस एक ही खैर मना रहे थे, बस भगवान आज सही सलामत हवेली पहुंच जाओ। फिर तो दादाजी को बोल के काला पानी की सजा मांग लूंगा और अपना बोरिया बिस्तर बांध के हमेशा के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। फिर तो इस यमराज को मैं कभी दर्शन भी नहीं दूंगा। आया बड़ा, जब देखो तब अपनी जहरीली आंखों से मुझे डसने को तैयार होता है। हाउ, मुझ छोटे बच्चे पे तो कोई रहम ही नहीं है। पता नहीं बेचारी हुक्मरानी सा इस जल्लाद को कैसे झेलेंगी। किसी दिन अगर उन्होंने इनके असली रूप को देख लिया तो उनका तो खड़े खड़े राम नाम सत्य हो जाएगा। बस मेरे दिल को संभाल के रखो, अभी तो मैंने किसी को दिया भी नहीं है। कोट। राणा जी लास्ट लाइन बोलते बोलते अपने चेहरे को हाथों में छुपा लेते हैं और शर्माने लगते हैं। तभी उनके प्रेम दर्शन में खलल पड़ता है, जैसे वो सबकी रोमांस की वाट लगत है। कॉल आईडी देख के राणा जी का फोन गिरते गिरते बजता है। राणा जी जल्दी से कॉल अटेंड करके अटकते हुए बोलते हैं, जी जी जी, हुकुम सा, मैं अभी हाजिर हो जाता हूँ। राणा जी जल्दी से बाथरूम से निकल के अक्षत के केबिन की ओर भागते हैं। वो बेचारे इतने डर गए थे कि बिना लिफ्ट का यूज किए ही 30वें माले पे चढ़ जाते हैं। वो हाफते हुए अक्षत के कैबिन तक पहुंचते हैं और जल्दी से केबिन का डोर खोल के अंदर घुस जाते हैं और अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, जी हुकुम सा, आपने मुझे याद किया, बताए क्या करना है? अक्षत शकल बनाते हुए बोलता है, अरे राणा जी हमारी इतनी जुर्रत कहा कि हम आपको याद करें। अरे हमें मुसीबत थोड़ी मोल लेनी है आपको परेशान करके।
राणा जी अक्षत की बात सुन के झेप जाते हैं और सिर झुका के खड़े हो जाते हैं और टेढ़ी नजरों से उसको देखने लगते हैं और उसके बोलने का इंतजार करने लगते हैं। अक्षत उनको पूरी शिद्दत से घूरते हुए बोलता है, राणा जी, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। लगता है कुछ ज्यादा ही आपको लूज मोशन हो गया है, तभी तो सुबह से बाथरूम में ही बैठे हैं। अगर इस नाचीज को इजाजत है तो क्या आपकी खिदमत में डॉक्टर को पेश करें हम। राणा जी बेचारे ना में सिर हिला देते हैं बिना नजरें उठाए ही। अक्षत उनको कुछ ना बोलते देख दांत पिसते हुए बोलता है, राणा जी आपकी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है। आप एक काम करिए, 1 महीने तक दिन के पूरे 30 चक्कर लगाएंगे ऊपर से नीचे तक, वो भी बिना लिफ्ट का यूज किए। इससे आपकी एक्सरसाइज होगी और आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका पेट बिल्कुल ठीक। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनते ही राणा जी बेचारे वही बेहोश हो जाते हैं। अक्षत अपनी जगह से उठ के पानी का ग्लास उठा के उनके मुंह पे पानी फेंक के मारता है और राणा जी होश में आते हैं। बेचारे राणा जी तो सदमे में ही चले गए थे। वो अक्षत को अपने पास देख के जल्दी से उसके पैर पकड़ के बैठ जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं, हाउ हुकुम सा ऐसा जुल्म ना कीजिए मुझ नन्ही जान पे। मैं कैसा आऊंगा इतना ऊपर। कहीं रास्ते में ही मेरी ऊपर की टिकट कट गई तो फिर आपकी डांट कौन खाएगा। राणा जी की नौटंकी देख के अक्षत ना में सिर हिला देते हैं। अब राणा जी को कौन समझाए कि वो गलत जगह ट्राई कर रहे हैं। इतनी मेहनत अगर उन्होंने पढ़ाई में की होती तो आज इप्स बन जाते। अक्षत अपना पैर छुड़वा के बाहर चला जाता है और राणा जी अपने नकली आंसू साफ करते हुए बोलते हैं, हाउ बेवजह मेरे इतने कीमती आंसू वेस्ट करवा दिए। राणा जी अक्षत का कोट लिए उसके पीछे चले जाते हैं और साथ ही अबीर भी। थोड़ी देर में उनकी कार राठौड़ हवेली के अंदर रुकती है। राणा जी डोर ओपन करते हैं और अक्षत रोप के साथ अंदर जाता है। जैसे ही दोनों मैन डोर पे पहुंचते हैं, हवेली के अंदर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आवाज पहचान के अक्षत की भौवें आपस में जुड़ जाती है और आंखें छोटी, क्योंकि अंदर तीनों लड़कियों ने घमासान मचाया हुआ था और सिकंदर बेचारा उनसे दोस्ती करने के लिए उनके पीछे भाग रहा था और वो तीनों डरते हुए उसके आगे आगे। हाल में बैठे दादाजी उन तीनों को रोकते हुए बोलते हैं, अरे बच्चियों, रुक जाओ। ये कुछ नहीं करेगा। ये सिकंदर है, अक्षत का बेटा, और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम भागो मत, ये बस तुमसे दोस्ती करना चाहता है। लेकिन वो तीनों कहाँ दादाजी की बात सुनने के मूड में थी। सिया और अनवी दोनों ही काशी के पीछे छुपी हुई थी और अनवी हाथ में वाइपर उठाए उसको खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिकंदर को तो उसमें अपनी माँ दिखाई दे रही थी और वो तो बस थोड़े से लाड करवाने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। सिकंदर काशी के पास जाने लगता है कि काशी चीखते हुए भागती है, दादाजी प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप सही बोल रहे हो, ये आपके जल्लाद पोते के ही बेटे होंगे। सारी हरकतें उनकी जैसी ही है। देखिए घूर भी उनकी तरह ही रहे हैं, मानो अभी बिना चबाए ही निगल जाएंगे। आंखें तो ऐसी है मानो अभी तोप वाला गोला निकल के आएगा और मेरे नाम के आगे लेट लिख जाएगा। और ये चोंच तो देखो कितनी तीखी है, अगर गलती से छू भी गए ना तो यहाँ खून की नदियां बह जाएगी। पीछे से सिया आग में थोड़ा घी डालते हुए बोलती है, दी बिल्कुल ठीक कह रही है दादाजी, आप इनकी खूबसूरती पे मत जाए। एक नंबर के खड़ूस इंसान है ये, जैसे आपके वो छोटे सीरियल पोते हैं। है तो टाइगर श्रॉफ, लेकिन हरकतें सारी शक्ति कपूर जैसी है। वैसे ही इसकी भोली शकल पे मत जाए। उद्धरण चिन्ह। भाभी सा बिल्कुल ठीक बोल रही है दादाजी, अनवी भी मौके पे चौका मारते हुए बोलती है। लो कर लो बात, मैंने आज तक कुछ गलत बोला भी है। सिया मुंह बनाते हुए बोलती है। काशी भोली शकल बना के हाँ में सिर हिलाती है मानो बोल रही हो, ये हुई न बात जीजी। उद्धरण चिन्ह। अक्षत और अबीर उनकी सारी हरकतें देख के पागल हो रहे थे और उनकी बातें सुन के दोनों ब्लास्ट होने को तैयार थे। वही राणा जी सारी बातें सुन के अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, बड़ी शांति मिल रही थी उनको। मिले भी क्यों ना, अभी थोड़ी देर पहले उनकी क्लास लग रही थी और अब उन दोनों शैतान भाइयों की सारी जिंदगी वोट लगाने वाली जो आ चुकी थी। और मजे की बात तो ये थी कि दोनों ने खुद ही मुसीबत मोल ली है, जबरदस्ती उनको लाके। अक्षत काफी देर तक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं होता तो लंबे कदमों से अंदर जाने लगता है। CH-33 सिकंदर उर्फ काला कोवा। काशी और सिया की तारीफ से अक्षत और अबीर का पारा हाई हो चुका था। दोनों बॉम्ब की तरह फूटने को तैयार थे। अक्षत से जब और कंट्रोल नहीं होता तो वो गुस्से से लंबे लंबे कदम लेके अंदर जाता है और जोर से चीखता है, सिकंदर। अक्षत के आवाज देते ही सिकंदर फुर्ती से उसके कंधे पे जाके बैठ जाता है। अक्षत जल्दी से काशी के पास जाके उसे गोद में उठा लेता है। काशी की डर से चीख निकल जाती है।
क्योंकि सिकंदर के पैर बिल्कुल उसके हाथों को टच कर रहे थे और काशी का चेहरे को सिकंदर टुकुर टुकुर देख रहा था। वो बेचारा तो अपनी ब्यूटीफुल मॉम को देख के खुश हो रहा था और उसकी माँ को मिनी हार्ट अटैक आ रहा था। काशी को इतना डर लग रहा था कि उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें आ चुकी थी और आंखें बंद हो चुकी थी। अक्षत काशी को लेके काउच पे बैठ जाता है और उसे आंखें खोलने को बोलता है, लेकिन काशी जल्दी से ना में सिर हिला देती है। अक्षत इस बार गुस्से से दांत पिसते हुए बोलता है, चुपचाप आंख खोलो वरना। अक्षत अपनी बात अधूरी ही छोड़ देता है और बस इतनी सी ही बात काशी को कपाने को काफी थी। वो डर से आंखें बंद किए ही अक्षत से चिपकते हुए बोलती है, देखिए आपको मुझसे जो भी बदला लेना है ले लीजिएगा, लेकिन प्लीज इसे मुझसे दूर कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने आज तक जितने भी कांड किए हैं सबके लिए माफी मांगती हूँ प्लीज। एक बार इसकी खतरनाक शकल तो देखिए और फिर मेरी नाजुक सी क्यूट भोली शकल पे जाइए। आप पक्का फिसल जाएंगे। तभी पीछे से सिया की तपाक से आवाज आती है, अरे दी यार आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो पहले से ही लट्टू है आप पे। तभी तो अक्षय कुमार की तरह हेलीकॉप्टर पे एंट्री मार के आपको बीच रास्ते ट्रेन रुकवा के उठा लाए थे। अबीर जो इतनी देर से बस सिया को ही घूर रहा था, वो सिया के पास आके एटीट्यूड से उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, कुछ लोग आंखों के भी अंधे होते हैं, इनको हेलीकॉप्टर और चॉपर में फर्क ही नहीं दिखता। पर अब कर भी क्या सकते हैं जब कोई केजी फेल हो तो। खुद के लिए केजी फेल सुन के सिया का पारा हाई हो जाता है। वो अबीर को उंगली दिखाते हुए बोलती है, तुम तो पीएचडी डिग्री होल्डर हो ना, तो फिर तुम्हें किसी ने समझाया नहीं क्या कि चॉपर हेलीकॉप्टर के ही खानदान का अगला वारिस है। तो जब तक सीनियर होते हैं तब तक खानदान चलता तो सीनियर के नाम से ही है। कबीर सिया को घूरते हुए बोलता है, तुम खुद को समझती क्या हो? जब देखो तब चेतक स्कूटर की तरह धुआं छोड़ती रहती हो। एटीट्यूड तो इतना दिखाती हो मानो नेक्स्ट इलेक्शन में तुम ही राहुल गांधी को हराने वाली हो। क्यों तुम्हें जलन हो रही है? मैं पीएम बनने वाली हूँ तो। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पे चौकीदार की पोस्ट पे हायर कर लूंगी। तुम भी क्या याद रखोगे किस दिलदार को तुमने वोट दिया है? सिया स्टाइल से अपने बाल झटकते हुए बोलती है, तुम्हें वोट देने कौन वाला है? मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हें वोट देके देश का भविष्य खतरे में डालूं। अबीर सिया को उंगली दिखाते हुए बोलता है, वोट दोगे ही नहीं या फिर दे ही नहीं सकते? तुम मुझे बता सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी कि तुमने डॉक्टर से ड्रग्स लेके ये अपनी भैंसे जैसी बॉडी बनाई है लड़कियों को पटाने के लिए। लेकिन अफसोस ही बस इसी बात का है कि आज तक कोई देख के भी नहीं गई। सिया फटाक से जवाब देती है। सब लोग अपनी आंखें फाड़े कबीर अबीर को देखते हैं तो कभी सिया को। दोनों को देख के कोई भी डिसाइड नहीं कर पाता है कि आखिर जीतेगा कौन। अनवी राणा जी के पास खड़ी कंफ्यूजन से होती है, राणा जी थाने के लागे से कि कौन जीतेगा। उद्धरण चिन्ह। राणा जी अपना सिर खुजाते हुए बोलते हैं, वो तो महाने भी समझ न आ रहा से। चलो कोई नहीं, देखते से कौन जीते से। लेकिन मैं तो ये बोल रहा था कि पहले हुकुम सा वाली पिक्चर खत्म हो जाती फिर ये दोनों शुरू करते तो थोड़ा एंटरटेनमेंट और हो जाता। थारे को के लागे से मैं गलत बोलूं सूके। उद्धरण चिन्ह। अन्वी अपने सिर पे मारते हुए बोलती है, अरे यो तो मन्ने सोचो ही कोन्या। थे रुको मैं करूँ सू कुछ। अनवी सिया और अबीर की लड़ाई में कूदते हुए बोलती है, अरे रुको आप दोनों, पहले बड़े भाई सा और भाभी सा की लड़ाई खत्म होने दो फिर आप दोनों लड़ लेना। वैसे भी अभी डिनर में टाइम है तो थोड़ा हम लोगों का भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। सिया और अबीर बेवकूफों की तरह जवाब देते हुए बोलते हैं, अरे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। फिर दोनों अक्षत और काशी की तरफ मुड़ के, आप दोनों अपना कंटिन्यू कीजिए, हम बाद में कर लेंगे। अक्षत दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूरता है लेकिन काशी जवाब देती है, ठीक है। और फिर अक्षत की तरफ मुड़ के, तो हम कहाँ थे? आप मुझे डांट रहे थे और मैं चिल्ला रही थी तो अब वहीं से कंटिन्यू कीजिए। दोबारा स्क्रिप्ट रिपीट करने की एनर्जी नहीं है मेरे पास। वैसे भी आपके इस लाडले बेटे ने बहुत दौड़ाया है हमें। काशी आगे बोलती है, देखिए मैं आपको लेट बार बोल रही हूँ, इसको लेके जाए अपने साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है इससे। अक्षत सिकंदर को अपने हाथों में लेके उसे जबरदस्ती काशी को देने लगता है। काशी चीखने लगती है। काशी उसकी पकड़ से निकल के दादाजी के पीछे छुपते हुए बोलती है, दादाजी प्लीज मुझे बचा लीजिए आपके इस शैतान पोते से। मैंने बोला था ना आपसे, ये आदमी नहीं है, वैम्पायर है। इन्हें सिर्फ लोगों का खून पीना आता है। तभी तो देखो कैसे लाल टमाटर हो रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको, ये सिर्फ कहने को वेजिटेरियन है, नहीं तो पूरे के पूरे आदमखोर है ये।
अक्षत गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और सिकंदर को इशारा करता है। सिकंदर उसके ऑर्डर्स मिलते ही काशी की तरफ दौड़ पड़ता है। काशी डर से भाग पड़ती है। अक्षत टेढ़ी स्माइल करते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। सिकंदर काशी के पीछे दौड़ने लगता है और काशी ऊपर की तरफ भागते हैं। सिकंदर के फाइट मोड में आते ही सिया की चीख निकल जाती है और वो लपक के अबीर से चिपक जाती है। अबीर मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अन्वी जल्दी से राणा जी के पीछे छुप जाती है। काशी फुल स्पीड से दौड़ने लगती है। सिकंदर उसे भगाते भगाते अक्षत के रूम में ले आता है। अक्षत जो उनके ही आने का वेट कर रहा था वो सिकंदर को नजरों से ही रूम के बाहर रुकने का इशारा करता है। सिकंदर मुंह बनाते हुए रूम के बाहर ही रुक जाता है। काशी जल्दी से अंदर आके अक्षत से लिपट जाती है और बच्चों की तरह रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना वो मुझे खा जाएगा। प्लीज आप तो दानव हो ना, कुछ भी कर सकते हो। प्लीज, वो मेरे पीछे ही आ रहा है। वो हाथ से ऐसे वो फिल्मों में नहीं करते हैं, हाथ आगे करते ही जादू। वो कर दीजिए और उसे वही रोक दीजिए। आप तो दानव हो ना, आपके पास तो होगी पावर। प्लीज कुछ कीजिए। अक्षत खुद के लिए दानव सुन के फिर से गर्म होने लगता है। वो काशी को खुद से दूर करता है और उसकी बाजू को पकड़ के उसे थोड़ा ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें किस एंगल से दानव दिखाई देता हूँ? उद्धरण चिन्ह। किस एंगल से क्या मतलब है आपका? आप तो हर एक एंगल से दानव ही है, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? आप अभी मेथड्स में टाइम वेस्ट मत कीजिए और जल्दी से अपना वो काला जादू करके उस काले कौवे को बाहर रोक दीजिए। अक्षत अपने बाल नोचने लगता है काशी की बातों से। बेचारा पागल हो रहा था। वो जाके डोर बंद कर देता है और हाथ जोड़ते हुए बोलता है, वो ना बाज है, कौवा नहीं। समझी? दूसरी बात, वो तुम्हें बही खाएगा। बल्कि जितना तुम चिल्ला रही हो ना, वो बेचारा डर के किसी कोने में छुप जाएगा। अब चुपचाप यहाँ शराफत से बैठ जाओ। वो जा चुका है। वो एक ट्रेंड हॉक है। वो कुछ नहीं करेगा। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं आता हूँ, फिर डिनर के लिए चलते हैं। अक्षत बाथरूम में घुस जाता है और कुछ देर बाद नाइट वेयर में बाहर आता है और काशी को लेके डिनर के लिए चला जाता है। सब लोग साथ में ही डिनर करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही मध्य प्रदेश में, उसी हवेली में, मास्क मैन बैठा पैग लगा रहा था और उसका आदमी उसके सामने सिर झुका के खड़ा था। वो मास्क मैन अपना ग्लास खाली करते हुए बोलता है, ऐसा क्या है इस हुकुम सा में जो वो उसके साथ इतना खुश लग रही है? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? उद्धरण चिन्ह। उसके सामने खड़ा इंसान अपने मन में बोलता है, अब मुझे क्या पता कि ये कैसे दिखते हैं, लेकिन हरकतों से तो पूरे के पूरे पेंगुइन की चोंच से लगते हैं। और अगर इतने ही हैंडसम है तो क्या जरूरत है अपनी ये शकल छुपाने की? दिखाते क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। लेकिन बेचारा मुंह भी सच बोल के अपनी जान मुसीबत में तो डाल नहीं सकते थे, इसलिए उसकी चापलूसी करते हुए बोलता है, मालिक आप तो बहुत हैंडसम है। जरूर उनकी ही आंखें खराब होगी जो वो आपको छोड़ के उनके पास है। तभी एक बुलेट फायर होने की आवाज आती है और वो आदमी वही ढेर हो जाता है। उसकी कनपटी से खून निकल रहा था। मास्क मैन अपनी गन को टेबल पे रखते हुए बोलता है, इसने तो मुझे कभी देखा ही नहीं, फिर इसे कैसे पता कि नहीं कैसा दिखता हूँ? मुझे झूठे और चापलूस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसी की सजा इसे मिली है। इतना बोल के वो बोतल उठा के मुंह से लगा लेता है और वहां से निकल जाता है। CH-34 सिया और काशी का नया कांड। मास्क मैन अपने ही आदमी के झूठ बोलने पे उसको गोली से उड़ा देता है और बोतल उठा के मुंह से लगा लेता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो धीरे धीरे अपने रूम से बाहर जाता है। वो गाते हुए जा रहा था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरे गम को भुलाने को। मास्क मैन जा ही रहा था कि किचन से अपने रूम में जाती उसकी माँ उसे रोक लेती है और पूछती है, बेटा तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मास्क मैन सड़ी हुई शकल बनाता है मानो उसने कितनी ही गंदी चीज देख ली हो और एटीट्यूड से बोला, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। मास्क मैन जा ही रहा था कि पीछे से उसके डैड उसे बोले, और क्या हमें बताना भी आप जरूरी नहीं समझते? मास्क मैन पहले ही नशे में था, लेकिन उसके डैड ने बोला था और वो उनका कहा कभी नहीं टालता था, इसलिए खुद को जगाए रखने की नाकाम कोशिश के साथ बोला, डैड मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए बस थोड़ा बाहर घूमने जा रहा था। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। उसके डैड फिर से पूछते हैं, किसके साथ जा रहे हो? दोस्तों के साथ, मास्क मैन जवाब देता है। उसके डैड उसे जाने की परमिशन दे देते हैं और मास्क मैन वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही उसकी मॉम सिर झुका के उसके डैड से डरते हुए बोलती है, आप जानते हैं ना कि वो कहाँ गया है?
फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों जाने दिया उसे? उसके डैड गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, तुम दो कोड़ी की औरत मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरे सामने खड़ी भी हो सको। वो मेरा खून है, उसका जो दिल करेगा वो वही करेगा। वैसे भी अभी गर्म खून है तो कहीं तो अपनी प्यास बुझाएगा ही वो। तो इसमें क्या गलत हो गया? मास्क मैन के डैड अपनी वाइफ के बालों को गुस्से से पकड़ लेते हैं और खींचते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठा के बोले, आइंदा से अपनी जुबान चलाने की हिम्मत मत करना। समझी? औरत हो औरत की तरह ही रहो। औरत का काम होता है हम मर्दों को शांत करना, उनकी प्यास बुझाना। तो अपनी हद में रहो, समझी? इतना बोल के वो उन्हें छोड़ देते हैं और वो औरत वही हाल में ही गिर जाती है। उनके जाने के बाद वो औरत हिम्मत करके उठती है और अपने आंसू साफ करके बोलती है, एक दिन तुम्हारा ये घमंड कोई औरत ही तोड़ेगी। फिर देखती हूँ कितना उड़ पाते हो तुम। एक औरत ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बने, याद रखना। ये बद्दुआ है मेरी। इतना बोल के वो औरत अपने रूम में चली जाती है, जो कि एक डीन सा कमरा था। कहने को भले ही वो वहां की रानी थी, लेकिन उसे सिर्फ राजा ने अपने बिस्तर पे जगह दी थी, अपने दिल में नहीं। वो सिर्फ कहने को रानी थी, दुनिया को दिखाने के लिए रानी थी, वरना तो उसकी जिंदगी ऐसी थी कि वो हर रोज मरने की दुआ मांगती थी। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि मौत ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था, उसे तिल तिल मरने को छोड़ दिया था। मास्क मैन बिना ड्राइवर के ही अपनी कार लेके निकल जाता है। वो झूमते हुए कार में फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक चला के जा रहा था। वो अंधाधुंध कार चला रहा था। रास्ते में जो भी आ रहा था उसे अपनी कार से उड़ा रहा था, लेकिन कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि कार देख के ही सब पहचान गए थे कि वो कार किसकी है। आगे फिर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो वहां के राजा से पंगे ले ले, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की भी फिक्र थी और अपनी घर की इज्जत की भी। अगर कोई उंगली भी कर देता था फिर उसके परिवार के साथ और उसके घर की बहू बेटियों के साथ जो होता था, वो सोच के ही उनकी रूह कांप जाती थी। मास्क मैन रास्ते में रेड़ी पटरी वाले, पैदल चलने वाले जो भी आ रहा था, सबको उड़ाते हुए कुछ देर में एक फार्म हाउस के बाहर पहुंचता है। वो हॉर्न देता है, लेकिन चौकीदार सर्दी की वजह से अंदर था, इसलिए उसको आने में वक्त लगा। चौकीदार डोर ओपन करता है। वो वहां अपनी फैमिली के साथ ही रहता था, क्योंकि वो पूरा फार्म हाउस उनके ही जिम में था। मास्क मैन अंदर जाता है और कार उस चौकीदार के पास से ले जाते हुए उसे शूट कर देता है, और अंदर जाते हुए बोला, मुझे देर करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुमने तो मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। वो आदमी वही मर जाता है। उसकी लाश देख के उसकी पत्नी वही मुंह पे हाथ रख के बैठ जाती है, क्योंकि उसे चीखने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसके बॉस को शोर शराबा भी पसंद नहीं था। मास्क मैन गिरते पड़ते अंदर जाता है। वो सीधा चढ़ते हुए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाता है और सीधा एक कमरे का डोर ओपन करके उसमें घुस जाता है। वो लाइट्स ऑन करता है और सामने बेड पे एक टेढ़ी नजर डालता है। सामने एक 20-21 साल की लड़की को बेड पे बांध के रखा गया था। उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी पूरी बॉडी पे काटने के नोचने के निशान थे, जो आधे काले पड़ चुके थे और आधे नीले थे। उसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिसपे निशान नहीं था। उसके मुंह में कपड़ा डाला गया था ताकि वो चीख भी न सके। मास्क मैन को देखते ही वो लड़की डर से कांपने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को छुड़ाने को स्ट्रगल करने लगती है। उसकी हालत ऐसी थी मानो जल बिन मछली। मास्क मैन उसको देखते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसके पास जाते जाते अपनी बॉडी से एक एक कपड़ा रिमूव करता जाता है। वो अपने सारे कपड़े रिमूव करके उसके ऊपर आ जाता है। उस लड़की की आंखें डर से फैल जाती है। मास्क मैन अपनी नसीली लाल आंखों से उसको घूरते हुए बोला, तुम जितना हिलोगी ड्यूलजी, तकलीफ तुम्हें ही उतनी होगी। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार तुम्हारे साथ ये सब होता आ रहा है। बचपन से ही ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ, फिर भी तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम हो। क्या मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई नहीं करता क्या? बोलो जरा। वो लड़की आंखों से उसे खुद को छोड़ देने की भीख मांगने लगती है, लेकिन उस मास्क मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नशे में चूर उस लड़की के साथ खेलने लगता है। वो उसे दर्द देता गया और वो लड़की अंदर ही अंदर घुटती रही। बस एक ही दुआ कर रही थी भगवान से कि या तो उसे इस नर्क से मुक्ति दे दे या फिर किसी मसीहा को भेज दे उसके लिए, क्योंकि अब ये सब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो मास्क मैन सारी रात उस लड़की के शरीर के साथ खेलता रहता है और सुबह उसे अधमरी हालत में छोड़ता है और उसके ऊपर से हट के साइड में लेट जाता है। वो लड़की तो कब की बेहोश हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हवस पूरी करने पे तुला था।
वही राजस्थान में राठौड़ हवेली। सिया ने सुबह सुबह अबीर की क्लास लगवाने का पूरा प्लान रेडी कर दिया था और एग्जीक्यूट भी कर दिया, दादाजी को अपनी साइड करके। अब बिग बॉस जिसकी साइड जीतेगा भी वही तो। दादाजी अबीर को उनके सामने पेश करने का फरमान सुनाते हैं। अबीर आंखों को मलते हुए बाहर आता है क्योंकि उसकी तो अभी सुबह भी नहीं हुई थी और उससे पहले ही उसके लिए दंगल रेडी कर दिया गया था। अब उसमें चाहे वो जीते या हारे क्लास टी उसकी ही लगनी थी। हाथ पैर टी बस उसके ही टूटने वाले थे। लेकिन अभी तो बेचारे को ये भी नहीं पता था कि उसने अब ऐसा कौन सा कांड कर दिया है जो उसे काला पानी वाली सजा देने की तैयारी हो रही है। अबीर दादाजी के सामने सर झुका के खड़ा हो जाता है और टेढ़ी नजरों से सिया को देखने लगता है, जो दादाजी के पास उनके कान में कुछ न कुछ मिठास घोले ही जा रही थी। बस अबीर को पता नहीं चल रहा था कि वो मीठा इतना मीठा है कि उसे डायबिटीज होने वाली है। और कोई ऐसी वैसी डायबिटीज भी नहीं, हलवाई सिया स्पेशल मिठाई वाली डायबिटीज। सुबह सुबह घर में इतनी ठंडक महसूस कर सब लोग हॉल में ही आ चुके थे और सामने चल रहे सीन को एंजॉय कर रहे थे। दादाजी रोब के साथ अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोले, अबीर ये हम क्या सुन रहे हैं? आप हमारी सिया बेटी को परेशान कर रहे हैं। क्या हम जान सकते हैं इसकी वजह? क्या हमने आपको यही संस्कार दिए हैं? अबीर सिया को कानखियों से देखने लगता है, मानो पूछ रहा हो, अब क्या गुल खिलाए हैं तुमने जो दादाजी इतनी ठंडी में भी इतने गर्म हो रहे हैं? बता दो किस जन्म का बदला ले रही हो कि जब से मिली हो कुंडली में काली नागिन की तरह कुंडली मार के बैठी हो। सिया उसकी बात समझ के अपने मन में ही देख लिया बच्चू सिया से पंगे लेने का अंजाम। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। दादाजी अबीर को गुस्से से बोले, अबीर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को परेशान करने की? अबीर बेचारा कल रात के बारे में सोचने लगता है। आज सिया को टेढ़ी नजरों से देखता है। ये लड़की खुद पे जरा भी कंट्रोल नहीं कर सकती। वो सब भी दादाजी को बता दिया। इसको टी मैं छोड़ूंगा नहीं। वही अबीर को डांट पड़ते देख काशी की आंखें चेक जाती है। वो अक्षत को एक नजर देखती है। उसके दिमाग की फ्यूज ट्यूबलाइट गलती से जल जाती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। वो मौके पे चौंका मारते हुए बोलती है, दादाजी अपने बड़े पोते को भी देखिए, इन्होंने भी मेरा जीना हराम कर रखा है। काशी की बातें सुन के अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है और मुठिया बंद। CH35 अक्षत और अबीर उर्फ सफाई वाला और धोबी। सिया ने सुबह सुबह ही अबीर की क्लास लगने के पूरे इंतजाम कर दिए थे, क्योंकि उसने कल रात की अबीर की हरकत देख के ही सुबह सुबह बदला लेने की कसम खा ली थी और बस अब वही स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही थी जो वो चाहती थी। सिया अबीर को विनिंग स्माइल लिए देख रही थी क्योंकि अब दादाजी उसकी क्लास जो लेने वाले थे। दादाजी अबीर को डांटते हुए बोलते हैं, क्या हमने आपको यही संस्कार दिए हैं अबीर, जो आप हमारी इतनी प्यारी बच्ची को परेशान कर रहे हैं? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। अबीर बेचारा कंफ्यूजन से सिया को देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, हे देवी, अब मैंने कौन सा कांड कर दिया जो तुमने सुबह सुबह ही दादाजी से मुझे फांसी पे चढ़ाने का फरमान सुनवा दिया? कम से कम मुझे मेरी वो ना की हुई गलती तो बता दो जिसके लिए मुझे सजा दी जा रही है। सिया अबीर को टेढ़ी स्माइल करते देख रही थी, मानो बोल रही हो, और ले लो मुझसे पंगे, अब आया मजा। मैं सिया हूँ, सिया, रामायण वाली सिया नहीं, मुंबई वाली सिया। और जो तुमने मेरे साथ कल किया उसका भी तो बदला लेना है। दोबारा हिम्मत नहीं करोगे फिर मुझसे पंगा नहीं लोगे। वैसे भी मुझे किसी का उधार रखने की आदत नहीं है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, उसका बदला लेने की तो अभी सोची ही नहीं है मैंने। जब सोचूंगी तब तुम्हारा क्या होगा, कान खजूरे चोमू चाउमीन भैंसे राठौड़। सिया अबीर को इग्नोर करके कल रात की बातों के बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक। कल रात डिनर के बाद सिया जैसे ही अबीर के रूम में जाती है, अबीर उसकी कमर पकड़ के उसे डोर से लगा देता है और बिना किसी वार्निंग के उसे किस करने लगता है। सिया की आंखें उसकी हरकत से बाहर आने को हो गई थी। बस उसने लास्ट टाइम पे अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखें बच गई। शुक्र है ऊपर वाले का। थोड़ी देर में दोनों की ही सांसें उखड़ने लगती है, तब बेचारे अबीर को उसे छोड़ना ही पड़ता है। अबीर के छोड़ते ही सिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। कुछ देर में वो नॉर्मल होती है और खींचकर एक थप्पड़ अबीर को मार देती है। अबीर बेचारा इस सदमे से निकला भी नहीं था कि सिया उसकी टी शर्ट पकड़ के खींच लेती है और उसके होठों को अपने दांतों में दबा के जोर से काट लेती है। अबीर के होठों से खून निकलने लगता है और गुस्से से आंखें लाल हो जाती है। सिया अपने दोनों हाथ कमर पे रख के उसे घूरते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की?
ब्रश किए तो तुम्हें जन्म हो गए और तुमने अपने ये सड़े हुए होठों से मेरे मुलायम से खूबसूरत से होठों को छुआ। दोबारा हिम्मत की ना तो कैंची लेके तुम्हारे दोनों होठों को ही काट दूंगी, समझे। सिया अबीर को सुना के जाने लगती है कि अबीर जिसकी गुस्से से नशे भी दिख रही थी क्योंकि सिया ने उसे बहुत जोरों से काट लिया था। वो सिया को उठा के बेड पे फेंक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो सिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ के गुस्से से दबा देता है। अबीर को सिया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्यों शायद वो भी नहीं जानता था। अबीर गुस्से से सिया के जबड़े को भींचते हुए बोलता है, मेरे होठ सड़े हुए हैं ना? कोई बात नहीं, अब तुम्हारे होठ भी ऐसे ही हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर से मेरी ही फ्रेग्रेंस आएगी। सिया अबीर से छूटने की कोशिश करती है लेकिन नहीं छूट पाती। वो कुछ बोलने को होती है कि अबीर उसके होठों को फिर से बंद कर देता है। वो पूरे फोर्स के साथ सिया के होठों को चूस रहा था। सिया काफी देर तक उससे छूटने की कोशिश करती है लेकिन हिल भी नहीं पाती क्योंकि अबीर ने उसे बुरी तरह झका हुआ था और लास्ट में हार मानते हुए खुद को ढीला छोड़ देती है। अबीर ना जाने कितने घंटों तक उसे ऐसे ही किस करता रहता है। बीच बीच में वो उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही टाइम देता है सांस लेने को और फिर से उस पर हावी हो जाता। अबीर ने पूरी रात सिया को अलग अलग तरह से किस किया। उसने सिया को इतने टाइप समझा दिए थे जितने तो शायद इस दुनिया में एक्सिस्ट भी ना करते हो। रात को पता नहीं किस टाइम ही वो उसे छोड़ता है, तब जाके सिया को सांस आती है, वरना तो उसने सोच लिया था कि कल सुबह उसका क्रियाकर्म कर दिया जाएगा, उसे सफेद कपड़ों में लपेट दिया जाएगा। बस यही सोच के ही सिया को बुरा लग रहा था क्योंकि उसका फेवरेट कलर ब्लू था और वो ब्लू कलर के कपड़ों में ही यमराज के पास जाना चाहती थी, ये उसकी इकलौती इच्छा थी। सुबह तक सिया के होठ बुरी तरह सूज चुके थे। उसके गालों से ज्यादा तो उसके होठ फूले हुए थे। उसे अबीर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अबीर के उठने से पहले ही खुद उठ चुकी थी और जल्दी से रेडी होके नाश्ता करने चली जाती है क्योंकि उसे भूख लग चुकी थी। उसकी तो ऐसी हालत हो चुकी थी कि खाना तक नहीं खाया जा रहा था उससे। उसने कसम खा ली थी कि वो आज ही अबीर से बदला लेके ही रहेगी। और दादाजी को रूम से बाहर आते देख उसका माथा ठनक चुका था क्योंकि सामने से ही धोबी काका जा रहे थे। वो जल्दी से मुंह का खाना निगल के धोबी काका से सारे कपड़े ले लेती है और आंखों में पानी डाल के मोटे मोटे आंसू निकाल लेती है। दादाजी जैसे ही सिया को ऐसी हालत में देखते हैं वो फिक्र से पूछते हैं, क्या हुआ सिया बेटा, आप रो क्यों रही है और ये इतने सारे कपड़े लेके कहाँ जा रही है? ये कपड़े तो गंदे हैं, इनको तो किसी सर्वेंट को ले जाना चाहिए। सिया आंखों में आए आंसू पोंछते हुए बोलती है, अब दादाजी, जिसकी किस्मत इतनी खराब हो वो क्या ही बोले। जिसके नसीब में सिर्फ ये गंदे कपड़े और 5 भाई का एक केक हो वो क्या ही बोलेगा। आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं कर लूंगी, धो दूंगी ये गंदे कपड़े, फिर चाहे मेरे ये नाजुक हाथ ही क्यों ना पीले पड़ जाए, लेकिन मैं एक एक कपड़े को रगड़ रगड़ के चमकों की तरह चमका ही दूंगी, फिर तो मुझे खाना मिल जाएगा ना दादाजी। सिया की एक्टिंग इतनी रियल थी कि अगला फिल्म फेयर उसके लिए पक्का कर दिया गया था। दादाजी भी उसकी बातों में फंस चुके थे और साथ ही खड़ा धोबी भी बेचारा कंफ्यूजन से सिया को देख रहा था कि अभी तो ये मैडम रसमलाई खा रही थी भर भर के और अब इनके खाने के लाले पड़ गए। इनके तो पेट में ही इतना खाना है कि 4 लोगों का पेट भर जाए। बेचारे धोबी काका तो चक्कर खा के गिरने ही वाले थे। दादाजी सिया के सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोलते हैं, सिया बेटा आपसे ये सब किसने बोला है करने को? और कौन आपको खाना नहीं देगा? आप नाम बताए हमें उसका, मैं अभी खबर लेता हूँ उसकी। सिया निरुपमा रॉय बन के दुपट्टे को मुंह पे रख के बोलती है, दादाजी, छोटे राजा जी ने बोला है कि मैंने अगर घर का काम नहीं किया तो मुझे खाना नहीं देंगे और पानी भी नहीं, और पहला काम ये है कि मुझे ये सारे कपड़े धोने ही है, इसलिए मुझे जाने दीजिए दादाजी, क्योंकि मुझे अपना और अपनी दी का पेट तो भरना ही है। दादाजी सिया के हाथ से सारे कपड़े ले लेते हैं और धोबी काका को दे देते हैं और उनको जाने का इशारा करते हैं और फिर जोर से आवाज देते हैं, अबीर। अबीर बेचारा दादाजी की गुस्से से भरी आवाज सुन के बेड से ही नीचे गिर जाता है और जल्दी से नीचे भागता है। फ्लैशबैक एंड, अबीर आपकी हिम्मत कैसे हुई सिया बेटी से घर का काम करवाने की? क्या हमारे यहाँ सर्वेंट की कमी हो गई है या फिर आप कंगाल हो गए हैं जो आपके पास उनको सैलरी देने के पैसे नहीं बचे? अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, मैं सैलरी दे दिया करूंगा। दादाजी रोब से बोलते हैं। अबीर दादाजी की बात सुन के जोर जोर से चीखना चाहता था, दादाजी ये साजिश है मेरे खिलाफ, ये सब इसी खूबसूरत चुड़ैल ने किया है।
दादाजी मेरा यकीन करो, मैं आपका सगा पोता हूँ, कुछ तो रहम करो मुझ पे। दादाजी धोबी काका से घर के सारे मेंबर्स के साथ सर्वेंट के भी कपड़े मंगवाते हैं। कुछ देर में हॉल में कपड़ों का ढेर लग चुका था। दादाजी अपनी हेड चेयर पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, अबीर आप इतने नासमझ तो होगे नहीं कि अब हमें आपको आगे का एक्सपेरिमेंट भी समझाना पड़ेगा। अबीर सिया को खुन्नस से घूरने लगता है। वो कपड़े उठा के जाने लगता है। काशी जो इतनी देर से सब देख रही थी, सिया की खुशी देख के उसका भी दिल खुश होने का हो रहा था। वो रोने की एक्टिंग करते हुए दादाजी के चरणों में बैठ जाती है और उनके पैर दबाते हुए बोलती है, दादाजी क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या मुझ पे अत्याचार करने वाले को कोई सजा नहीं मिलेगी? क्या इस घर में ऐसा कोई मर्द नहीं जो मुझ अबला को इंसाफ दिला सके? दादाजी काशी के आंसू देख के पिघल जाते हैं और काशी को उठाते हुए बोलते हैं, रो मत मेरी बच्ची, मैं हूं ना तेरा दादा। अभी मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं अपनी दोनों बच्चियों की रक्षा कर सकूं। काशी की झूठी नौटंकी देख के अक्षत का पारा हाई हो चुका था। वो कुछ क्या बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कह ना पाया। दादाजी अपनी छड़ी उठा के फरमान सुनाते हैं, आज से और अभी से ये हवेली की सारी सफाई की जिम्मेदारी अक्षत के कंधों और होगी और कपड़े धोना और बर्तन साफ करना वो अबीर करेंगे और खाना आप दोनों मिलके बनाएंगे। और अगर जरा भी गलती हुई तो आप दोनों ली खैर नहीं है। दादाजी के फरमान से अक्षत और अबीर के कलेजे पे तो सांप लौट जाते हैं और सिया और काशी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन कब तक ये तो दोनों राठौड़ ही जाने। अबीर कपड़े उठा के स्विमिंग पूल के पास चला जाता है और बाबू भैया की तरह बाल्टी से पानी खींच खींच के कपड़े साफ करने लगता है और अक्षत एक हाथ में झाड़ू लेके दूसरे से पोंछा लगाने लगता है। और पीछे पीछे काशी, अरे वहां रह गया, ध्यान से कीजिए।